ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी जी, जो संप्रति आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश से निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए, उनके साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उनका परिचय और जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में आपको परिचय कराएंगे। वो इस समय के देव ऋषि के तुल्य हैं। उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं, हिंदी संस्कृत सभी भाषाओं का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान है, मर्मज्ञ हैं और आयुर्वेद के निष्णांत हैं। सन 1980 में हमने उनसे पदार्थ विज्ञान और अष्टांग संग्रह और संहिताओं का ज्ञान राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ से प्राप्त किया। इस समय गुरुजी नेवादा सुंदरपुर वाराणसी में निवास कर रहे हैं और मैं उनके निवास पर उनसे साक्षात्कार कर रहा हूं और उनका जीवन परिचय और पुस्तकों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपको भी वो मिलेगा। साथ में ये भी कहना है, गुरुजी ने निष्काम कर्म भावना से आयुर्वेद की संहिताओं, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह और पदार्थ विज्ञान और माधव निदान के बारे में सीरीज में ज्ञान वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आप तक देने का विचार रखा है। और आज तो ये परिचय की क्रम है, तो अब हम चलेंगे गुरुजी की ओर। तो गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके माता पिता का क्या नाम था? मेरे पूज्य पिताजी का नाम स्वर्गीय पंडित चंद्र त्रिपाठी था, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1932 में आयुर्वेद शास्त्राचार्य किए थे। इनके गुरुओं में कविराज धर्मदास जी, पंडित सत्यनारायण शास्त्री, जगन्नाथ प्रसाद वाजपेयी आदि जैसे गंधर्व विद्वान लोगों के गुरु रहे हैं। जी, उनके विषय में और कुछ विशेष आप बताना चाहेंगे? उनकी हमेशा वो उत्तर प्रदेश सरकार में क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी यूनानी के पद पर नियुक्त थे और लोक सेवा आयोग से उनकी नियुक्ति जब हुई थी तो उनका स्थान प्रथम पोजीशन था और थे तो प्रशासन में। लेकिन इसके बाद उन्होंने 2 आयुर्वेदिक पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम है अनुभूत चिकित्सा, जो कि चिकित्सा का ग्रंथ है, और दूसरा चरक सुमन शतक, चरक के 100 श्लोकों को उन्होंने छांट करके जो अच्छे उत्तम श्लोक थे उसका हिंदी भाषा में व्याख्या की थी, जिस पर के पंडित मुकुंदलाल द्विवेदी तत्कालीन आयुर्वेद निदेशक ने प्रस्तावना भी लिखी थी। जी, और आपकी पूज्य माता जी का? हमारी माता जी वो घरेलू महिला, गृहस्थ महिला थी। उनका नाम स्वर्गीय श्रीमती देवसर देवी था और वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रामीण महिला थी, लेकिन गृहस्थी के कार्य में बड़ी पटु थी और अपने कार्यों से सबको उन्होंने बड़ा प्रभावित किया। हम लोगों का लालन पालन पोषण किया। उनके निर्देश में ही हमारी शिक्षा हाई स्कूल तक शिक्षा हुई। इसके बाद तो खैर बाहर आ गए। तो उनकी इच्छा थी, चाहती थी कि हमारे सभी बच्चे पढ़ लें, और हम लोग 3 भाई 1 बहन हैं, तो हमारे सभी भाई, बड़े भाई भी BA तक पास थे। बीच वाले भाई जिनका अभी देहावसान हो रहा है वो भी BHU से MA और लोकल यूनिवर्सिटी से B.Ed थे। और एक हमारी बहन थी जो कि जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ी थी, और चौथे हम थे जो है। जी, तो आपका क्रम में सबसे छोटे थे? जी हाँ, सबसे छोटा मैं था भाइयों में, भाई बहनों में। तो और आपके बाबा और हमारे बाबा, दादी जी का नाम क्या था? हमारे बाबा पंडित रामनाथ त्रिपाठी और दादी का नाम श्रीमती सरिताजी देवी था। हमारे बाबा उस जमाने में हाई स्कूल तक पढ़े थे और जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए थे तो उनसे मिलने के लिए जॉर्ज पंचम से गए थे। एक बार उन्होंने केस किया था कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसमें उनके वकील पूज्य महामना पंडित मदन मोहन माली थे। जब हमारे पिताजी का सन 24 में
आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन के लिए आए तो मालवीय जी से कहे कि मैंने आपको अपना वकील किया था, तो मालवीय जी ने कहा हाँ हाँ मैं आपको पहचान रहा हूँ, मैं आपको वकील रह चुका हूँ, क्योंकि मालवीय जी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। तो गुरुजी आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? हम रहने वाले वाराणसी कमिश्नरी के अंतर्गत, पहले वाराणसी में ही था, अब तो खैर मिर्जापुर कमिश्नरी बन गई है। मिर्जापुर जिला यहाँ से करीब 50 किलोमीटर है। तो मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील, जो कि वो गंगा जी किनारे है, वहाँ का मैं ग्राम पचराऊँ पोस्ट हांसीपुर का मैं रहने वाला हूँ जी। वहीं से मेरी हाई स्कूल तक की शिक्षा भी हुई है, हांसीपुर शिवाजी इंटर कॉलेज से। जी, तो और आपकी जो शिक्षा आपने कहाँ इसके से बाद ग्रहण की? हमारी शिक्षा इंटरमीडिएट की वो केपी कॉलेज प्रयागराज इलाहाबाद से हुई है, और वहाँ से 64 में इंटरमीडिएट करने के बाद हमारी पिताजी की इच्छा थी हम आयुर्वेद पढ़ें, और उनकी वजह से हमारा आयुर्वेद झुकाव था। हमारी शिक्षा जो कि उस समय उत्तर भारत का नंबर 1 का कॉलेज था, और यूपी का एक ही मात्र गवर्नमेंट कॉलेज था, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से एक संकाय रूप में वहाँ से एफिलिएटेड था। वहाँ से मेरी शिक्षा आयुर्वेद की हुई है, और आयुर्वेद शिक्षा जैसे समाज मेरी हुई 70 में, इसके बाद 1 साल हाउस जॉब करने के बाद 74 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन काय चिकित्सा विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वाराणसी से किया था। और बड़ा हमारा गौरव का विषय है कि हमारे जो गाइड थे उस समय काय चिकित्सा के मर्मज्ञ विद्वान पीयूष पाणी चिकित्सक प्रोफेसर इंद्रन उपाध्याय जी हमारे गाइड थे। जी, तो आपको और वहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमने 74 अध्ययन किया, और 74 में ही मेरी मातृ संस्था राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में लेक्चरर पदार्थ विज्ञान के पद पर मेरी नियुक्ति लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज में हो गई जो है। तो गुरुजी आपको क्या ये याद है कि एमडी जो आपने की स्नातकोत्तर शिक्षा, उसमें आपका विषय क्या था? हाँ, जब मेरा एमडी का विषय था उसमें मेरी डिग्री एमडी नहीं थी बल्कि डीवाईएम था, डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। बाद में एमडी में लोगों ने वो किया, स्ट्राइक कन्वर्ट कर दिया गया। तो उस समय एमडी में हमारी जो शोध का विषय था वो था पांडु रोग पर। जी पांडु मेरा कार्य विषय था जी। तो कोई औषधि का प्रयोग किया होगा? वो कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, बल्कि गुरु जी का यह दृष्टिकोण था कि जो आयुर्वेद का में पांडु रोग का वातिक पैतिक कफन और मृतिका जनित किए गए हैं, और मॉडर्न साइंस में जो एनीमिया का माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमी इससे भेद किया गया, देखना कि क्या दोषानुसार जो हेमेटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एनीमिया का उससे कोई सामंजस्य कि नहीं है। इसी विषय में मेरा अध्ययन था। 1974 में ही यहाँ से एमडी करने के बाद मेरा अपॉइंटमेंट और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ जो मेरी मातृ संस्था थी, और उस समय भी प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ था, पीलीभीत, हरिद्वार, उत्तरांचल उसमें यूपी में था, तो वो ऋषिकेश स्कूल और पीलीभीत और झांसी 3 कॉलेज गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन शुद्ध रूप से आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ ही था गवर्नमेंट का। वहाँ मेरा नियुक्ति पदार्थ विज्ञान के पद पर किया गया। वहाँ मैं 10 वर्ष तक रहा। उस समय एक कंपल्सरी नहीं था कि जो जिस तरह का पोस्ट ग्रेजुएट हो उसका उसी विभाग में नियुक्ति होगी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन काय चिकित्सा में था, लेकिन हमारी नियुक्ति मौलिक सिद्धांत संहिता विभाग में हुआ। लोगों ने कहा भाई अच्छे लोग हैं, उनकी नियुक्ति किसी विभाग में विषय में हो सकती है। मेरी नियुक्ति हुई तो लोग कहते थे कि काय चिकित्सा के हैं, देखिए आगे कैसे इनका प्रमोशन होता है। तो मैंने ठान लिया ठीक कैसे नहीं होता। हमने फिर प्रथम पुस्तक 1978 में पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद मूल सिद्धांत हैं, वहीं पदार्थ विज्ञान में प्रथम वर्ष में पाठ्य पुस्तक थी, और उस समय पदार्थ विज्ञान में पुस्तकें कई ढंग की थी। आयुर्वेद में कई कोर्स था, विद्यापीठ का कोर्स था, अलग अलग यूनिवर्सिटियों का कोर्स था। 1970 में वैद्य श्री शर्मा जी ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया था कि एक CCIM बनाया जाए और CCIM द्वारा आयुर्वेद का एक पाठ्यक्रम बनाया जाए। तो उन्होंने CCIM का एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया BMS का, और उस समय एकमात्र हिंदी में हमारी पुस्तक उस कोर्स के हिसाब से पदार्थ विज्ञान के लिखी गई,
उसमें बहुत से नए नए विषय थे। ताच्छिल्य था, अर्थाश्रय था, और एक ऐसे विषय जो कि मैंने उस पुस्तक में उसका समायोजन किया और पुस्तक मैंने उसको तैयार किया। उस पुस्तक के तैयार होने के बाद बड़े मतलब कि मुझको गर्व से कहना पड़ रहा है कि उस पुस्तक में उसको आज 4 एडिशन हो चुके और 5वां एडिशन की तैयारी शुरू हो गई है, और आज तक पुस्तक पर हर साल रिप्रिंट एडिशन पर एडिशन हो रहा है। पुस्तक खूब अच्छी ढंग से चल रही है। जी, तो मेरा भी परम गौरव है कि उसी पुस्तक को पढ़ करके हम यहाँ तक आए। उस समय हम विद्यार्थी रहे और 1979 में लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारा प्रवेश हुआ था, और आपकी पुस्तक पदार्थ विज्ञान अभी भी मेरे पास सुरक्षित है और अभी भी उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त और सुंदर विश्लेषण श्लोकों का और विषय का आपने किया है CCM के आधार पर। तो गुरुजी उस 10 साल आज जो पुस्तक संभवतः आपके पास है, ऐसा हमने आपके यहाँ देखा है जी आपके घर पर। तो 10 साल के बाद फिर आपकी पदोन्नति कैसे होती गई और कहाँ कहाँ आपने कार्य किया? मैंने लेक्चर के दौरान जब मैंने पदार्थ विज्ञान लिखा तो मैं मौलिक सिद्धांत में था, का चिकित्सा में था, तो मुझको संतोष नहीं हुआ। मैंने आयुर्वेद इतिहास परिचय दूसरा विषय था, तो उस पर वो पुस्तक लिखा और उसका भी वो 2 संस्करण हो चुका है और अब 3रा संस्करण हो जा रहा है। परिवत शर्मा जी बड़े विद्वान, बड़े योग्य आदमी थे, उनके पुस्तक का एक ही संस्करण हुआ आयुर्वेद वैज्ञानिक इतिहास, और वही पुनर्मुक्ति बार बार हो रहा है। लेकिन हमारी पुस्तक का 2रा संस्करण हो चुका है, अब 3रा संस्करण इसमें मैं रिवाइज कर रहा हूँ और इसमें वो प्रिंट में है। इसके बाद हमने इतिहास के बाद हमको लिखने का इच्छा थी, हमारी किताबें चल रही थी, हर जगह से बड़ी उसकी डिमांड हो रही थी लोगों का, और आप कार्य करिए अष्टांग संग्रह पर। उसमें अष्टांग संग्रह था, अब तो आयुर्वेद अष्टांग हृदय हो गया है। अष्टांग संग्रह पे गोवर्धन शर्मा छांगाड़ी की पुस्तक थी, इसमें हिंदी में लालचंद वैद्य की थी, बैजनाथ वालों की थी, और एक अत्योदय गुप्त की थी। लेकिन मैंने अष्टांग संग्रह अपने ढंग से नवीन ढंग से लिखा और उसमें द्रव्यों का लैटिन नेम, जो वनस्पति द्रव्य थे, जो जंतु हैं उनका भी लैटिन नेम, अंतर्राष्ट्रीय नेम और टेबल चार्ट और चित्र द्वारा उसको तैयार किया। उस पुस्तक का भी बड़ी प्रशंसा हुई और उस पुस्तक का भी 2य संस्करण हुआ। अब कोर्स में खैर पाठ्यक्रम पुस्तक नहीं है, लेकिन आज उस पुस्तक को बड़ी अच्छी ढंग से चल रहा है। इसलिए लेक्चर के दौरान हमने 3 पुस्तकें, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद का इतिहास और अष्टांग हृदय लिखा। पदार्थ विज्ञान पर पूज्य गुरुदेव ML द्विवेदी साहब, गुरुलाल द्विवेदी, सत्यपाल गुप्ता और हमारे गुरु तत्कालीन प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार शर्मा ने भी उस पर भूमिका लिखी है। इतिहास पर आशुतोष मजुमदार जो कि CCM के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भूमिका लिखी है। और अष्टांग संग्रह पर उस समय सत्यपाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर थे, उनके द्वारा भूमिका लिखी गई है। तो क्या आप उसके बाद कहाँ पर प्रतिष्ठित हुए? मैं जो है 1984 में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सम्राट संस्कृत यूनिवर्सिटी में रीडर पद पर आया और 1989 माने 89 में हम यहीं पर प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए। जी, तो फिर यहाँ कब तक आप कार्य और यहाँ हम 1992 तक रहे। यहीं पर मैं प्रोफेसर हुआ और 1992 में प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के लिए नियुक्त हो गया जी। और मेरा ट्रांसफर 1992 सितंबर में संभवतः राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया इलाहाबाद, जो कानपुर विद्यालय से एफिलिएटेड, वहाँ ट्रांसफर हो गया जी। हाँ, यहाँ जब मैं रहा तो उस समय चरक संहिता 2 भाग में इसका हिंदी व्याख्या किया गया और नए ढंग से, और इसमें हमारे साथ मूर्धन्य विद्वान पंडित विद्याधर शुक्ल जी आथर हैं, दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया गया था। तो शुक्ल जी की और कई किताबें आयुर्वेद में हैं, पदार्थ विज्ञान पर, का चिकित्सा पर है। तो गुरु जी, इसी बीच आप जो है उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं के निदेशक भी नियुक्त हुए। तो आपकी नियुक्ति निदेशक पद पर कब हुई? 1992 में प्रिंसिपल हो गया और मैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया में था। बीच में ट्रांसफर कुछ दिन के बाद मुजफ्फरनगर में हो गया था 1998 के लगभग आसपास। और इसके बाद 2002 में मैं छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर का डीन भी रहा हूँ 4 साल में, वहाँ डीन भी रहा हूँ। और 2005 में मैं डायरेक्टर आयुर्वेद यूनानी
उत्तर प्रदेश सरकार में डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुआ 2005 में। जी जी हाँ। तो उस समय की कुछ स्मृति अगर आपके पास हो निदेशक के पद की, जी हाँ। तो उसको भी हम लोग अब हमने उस समय हम टीचिंग से गए हुए थे, आयुर्वेदिक टीचर हमसे सब मिले जो उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा गुरु जी आप तो टीचर रहे हैं, सबसे बड़ी हमारी पीड़ा होती है कि हम लोग का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में इधर से उधर होता रहता है, जबकि जैसे BHU है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है, जामनगर है, ट्रांसफर नहीं होता। तो कम से कम टीचर हैं आपके समय तो हमको है कि ट्रांसफर नहीं हो। तो हमने पहला काम तो किया, समय मेरा थोड़ा ही था कि हमने किसी अध्यापक का उसका ट्रांसफर प्रदेश में नहीं किया जो। जी और कई लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो रहा था। उसमें हमको याद आ रहा था मिश्रा यहाँ पर शायरी में थे, बहुत कहा गुरु जी हमने लोगों का पर्सनल प्रमोशन हमारे समय पहली बार हमने लोगों का प्रमोशन भी कराया था। जी जो लोग उसमें रिजर्व करते थे उसके लिए जी प्रमोशन हुआ, अध्यापकों में ट्रांसफर नहीं किया जो। तो आपकी सेवानिवृत्ति कब हुई? 31 जुलाई 2005। अष्टांग हृदय पुस्तक आई है 2002 में। जी और एक पुस्तक 2019 में रिटायरमेंट के बाद हमारी माधवनिदान मधकोश व्याख्या 2 पार्टों में नई पुस्तक आई है, जिसमें कि जो प्रिय रचित का मधकोश व्याख्या है उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। जी उसका भी अमेजन में हाँ 5 स्टार चल रहा है। और वो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से आयुर्वेद का इतिहास मिल रहा था 17वां खंड जी उसका भी हमारे गुरु जी पूज्य पंडित रघुनाथ द्विवेदी के पास आया तो उन्होंने कहा मैं तो करूँगा नहीं, अगर त्रिपाठी जिसको करें तो मैं इस कार्य करूँगा। आचार्य बलदेव उपाध्याय उसके संपादक थे जी और गुरुवर हमारे संपादक मुख्य संपादक बलदेव उपाध्याय थे। और गुरु जी आप रहिए तब मैं करूँगा। तो गुरु जी संपादक उसके थे। और नंबर 2 पर मेरा नाम संपादक मंडल में है आयुर्वेद संस्थान। उसमें हो सकता है संभवतः आपका भी कोई लेख उसमें छपा उस पुस्तक में, तो वो भी बहुत सुंदर उत्तर संस्थान से 2 लेख उसमें छपे थे। हाँ जी हाँ निकला हुआ। तो उसमें बहुत BHU कई लोगों का जी। ना, उनका लक्ष्मण सिंह का है, संगीता का है, सूर्य गुप्ता का, जो लोग उसमें थे, BK द्विवेदी का है, सबका लेख, KM द्विवेदी का है, जो सब प्रोफेसर इसमें है BHU के लोग है, मनोहर गौड़ का लेख है उसमें। तो ऐसे ऐसे उनका मेरे को याद आ रहा है शरीर रचना का इतिहास। हाँ और जो बना काशी में जो वैद्य हाँ की परंपरा परंपरा है उनके ऊपर मैंने लेख लिखे। और एक जो है उनका जो वहाँ ठाकर साहब थे जयपुर में, वहाँ रामनगर, उनका भी लेख उसमें है, वह सांसद आ चुके हैं। वो ग्रंथ है हमारे को, ग्रंथ निकाले नहीं है यहाँ पर। तो गुरुजी इतनी पुस्तकें आपने लिखी और इतना कार्य किया, तो आपको अवार्ड कौन कौन से मिले, सम्मानित कहाँ से हुए? इसका सबसे बड़ा है कि जो हमारा अष्टांग संग्रह है, इसमें मुझको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से पुरस्कार मिला है। इसके पश्चात 5,000 रुपये का। इसके पश्चात जो मेरा वो पदार्थ विज्ञान है उसमें मिला है। उत्तर प्रदेश आयुर्वेद तिब्बी अकेडमी से भी अष्टांग संग्रह पर अवार्ड मिला है। अष्टांग हृदय पर भी मुझको उत्तर प्रदेश संस्थान से अवार्ड मिला है। और जो माधवनिदान है फर्स्ट पार्ट तो भी उस पर भी मुझको उत्तर प्रदेश संस्थान से अवार्ड मिला है। तो इस प्रकार से 3 अवार्ड तो उत्तर प्रदेश संस्थान से और 2 अवार्ड आयुर्वेद एवं तिब्बी अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ से मिला है जी। 5 अवार्ड मुझको मिले हैं। और इसके साथ साथ बहुत सी संस्थाएं हैं जिसका कहाँ कहाँ चर्चा करें, उनके द्वारा मुझको समय समय पर सम्मानित किया गया है जी। तो एक चीज़ और हम गुरुजी पूछना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के विषय में और परिवार के विषय में थोड़ा सा हम लोगों से चर्चा करें। हमारे जो है 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। लड़की हमारी गवर्नमेंट सर्विस में है, महिला बाल विकास विभाग में। और लड़का हमारा, हम चाहते थे इन लोगों को आयुर्वेद पढ़ें, लेकिन इन लोगों की रुचि साइंस में थी, आर्ट्स में थी। तो लड़की तो वो जो है होम साइंस में की, गवर्नमेंट जॉब में है। तो उससे लड़की BHU से ही की है। वो भी छोटी लड़की भी समाजशास्त्र विज्ञान से भी हिंदू विश्वविद्यालय से की है, B.Ed की है। लड़का हमारा MSc वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया और हिंदू विश्वविद्यालय से वो एमलिप किया है। और इसमें भारत सरकार की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, चौका घाट में है, वहाँ पर वो लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त है जी। तो उनके कितने बच्चे हैं? उनका मात्र 1 लड़का है, कार्तिक त्रिपाठी जी। वो कौन सी क्लास में? वो 8वीं क्लास में पढ़ा। 8वीं क्लास में। और आपकी बिटिया का? और बिटिया हमारी, उसका भी MA B.Ed है। बड़ी लड़की को 1 लड़का है। और जो दूसरी लड़की है लखनऊ में है, गोमती नगर में, उसके हमारे दामाद जामाता हैं,
उसके एक लड़की और एक लड़का है। जी। तो इस और आप गुरु माता जी का भी नाम बनता है। हाँ, हमारी पत्नी का नाम श्रीमती सरोज त्रिपाठी है। हमको लेखन में प्रेरणा, सहयोग, क्योंकि बिना पत्नी के सहयोग के कोई कार्य नहीं हो सकता। जब मैं लेखन कार्य करता हूँ, कमरा बंद कर लेता हूँ कभी कभी, तो हमको समय समय पर चाय, जलपान, नाश्ता, हमारे यहाँ कुछ हमारा स्वभाव ऐसा है कि आतिथ्य सत्कार करने का। तो लखनऊ में हमारे यहाँ बहुत अतिथि लोग आते थे। यहाँ भी हमारे गुरु प्रोफेसर खत्तेर साहब जब भी लखनऊ बनारस आते थे तो हमसे मिलने के लिए जरूर अवश्य आते थे। लास्ट में जब वो आए हैं तो नीलम गुप्ता यहाँ प्रिंसिपल हैं, उनके पतिदेव श्री गुप्ता हैं, तो उनकी माता का संभवतः 13वां था, 13 था। तो गुरु जी कहे कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं मिलने के। लास्ट उनका था, हम गुरुदेव आपको आएंगे, हमें आपके यहाँ मिलने आ रहे हैं। तो लड़का उनके साथ संडे था, छुट्टी के दिन था, हम उनके मिलने गए, उनका दर्शन बड़ा प्रसन्न हुए। और जब भी आते थे उनकी धर्मपत्नी भी हमारे यहाँ आ चुकी हैं, शायद अवस्थी जी के साथ ही आई हुई हैं, तो उनका बड़ा हमारा स्नेह था। वैसे तो पंडित सूर्यदेव शुक्ला जो प्रिंसिपल थे, उनसे बड़ा डॉक्टर पूर्णचंद जैन बहुत मानते थे। पंडित शुक्ला तो हमारे समय में डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं, उनके मित्र ही थे। पंडित शुक्ला वो है, डॉक्टर शिव सागर शुक्ला हैं हमारे गुरु सिनान विद्यार्थी जी, उनकी कृपा हमारे प्रति थी। इसके साथ ही सबसे बड़े हमारे गुरुदेव प्रोफेसर इंद्र उपाध्याय जी का हमारे पर बड़ा वो था स्नेह था, जिनकी वजह से हमको अपना अनुष्ठित बनाया और हम उनके अंडर में कार्य किया। जो तो गुरु जी, ये हम लोग का परम सौभाग्य रहा कि आपका और गुरु माता का दोनों का स्नेह हम लोग को मिला। जब कभी हम आते हैं तो जलपान और आग्रह पूर्वक मिलता है और ये माता जी का पूरा आशीर्वाद रहता है। जी, एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जिस समय सर्विस में थे तो उस समय आपके कौन कौन से ऐसे मित्र थे या गुरु थे जिनसे आपने प्रेरणा ली या उनको के साथ आपने कार्य किया, उनमें से कुछ का उल्लेख नामों का करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने शिक्षा लेते में गुरु का अपने उद्देश्य उल्लेख किया, पंडित इंद्र उपाध्याय का। एक गुरु का नाम रह गया, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँ तो हम अधूरा रह जाएगा। पंडित रमानाथ द्विवेदी, जो कि पूज्य हरियाणा द्विवेदी का भाई थे, वो यहाँ पर चरक पीठ, बामन जी खेम जी चेयर था, चरक पीठ जिस बाद में ऑलरेडी द्विवेदी वगैरह हो गए थे, उस पर तो गुरु जी थे, प्रोफेसर थे। और उनका भी हमारे बड़ा स्नेह था। और बल्कि हमारी थीसिस, गुरु जी बहुत व्यस्त थे, काय चिकित्सा प्रोफेसर हेड थे, तो वो गुरु और रमानाथ द्विवेदी ने हमारी थीसिस पूरी कराई थी। और बड़े सज्जन, इतना सज्जन अध्यापक हमको आज तक कभी कोई मिला नहीं। और जब भी आयुर्वेद को कोई शंका होती थी तो मैं उनसे पूछता था। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। 2 टीचर हमको ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद जब यहाँ से मैं लखनऊ गया तो पहला क्लास लेने के लिए मैं गया तो हमारे गुरु भी रहे हैं, क्योंकि मैं लखनऊ से पढ़ा हूँ। पंडित श्रीनारायण विद्यार्थी जी जो प्रतापगढ़ रहने वाले थे, बड़े आयुर्वेदनिष्ठ थे, वो लेगा क्लास में हमारा परिचय करा लड़कों से कि भाई अपने समय बड़े अच्छे प्रखर विद्यार्थी हमारे रहे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, भी चूसने करके आए हैं, अब इनका क्लास आप लोग लेंगे। और पहला क्लास मेरा आयुर्वेद मौलिक सिद्धांत, फिर आयुर्वेद सिद्धांत शुरू हुआ, क्रमशः होता रहा। तो गुरु से बड़ी हमारी हमको परिणाम मिलता रहा। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर PC जैन, पूर्णचंद जैन सारे प्रोफेसर थे वैसे, लेकिन वो भी हमको बड़ा प्रोत्साहित करते रहते थे। और डॉक्टर CB दुबे, चंदबरी दुबे काय चिकित्सा में थे। जब मैं ज्वाइन किया तो मैं कहाँ रहूँ, उन्होंने कहा हमारे बगल में रहिए। और मैं 5 महीने उनके यहाँ रहा, उन्हीं का खाना पीना खाता था और हमारे रहने की पूरी व्यवस्था किए थे। बाद में मुझको मकान मिल गया। और प्रोफेसर आर्यन सिंह जो कि दरबोड़ के प्रोफेसर थे, मैं शुरू में गया तो 2 दिन मैं हॉस्टल में रहा। हमारा परम सौभाग्य है कि अब गुरु माता जी के दर्शन हो रहे हैं और वो साथ में गुरु जी के हैं। अब गुरु जी आगे की चर्चा रखेंगे जारी। मैं 2 दिन हॉस्टल में रहा। इसके बाद मैं प्रोफेसर आर्यन सिंह से मिला और उसमें वार्डन थे और कहीं आप हमारे यहाँ रहिए। तो 1 हफ्ता 10 दिन मैं उनके यहाँ था और उन्हीं के यहाँ भोजन वगैरह भी करता था। जब दुबई से मेरा कोई परिचय नहीं था। बाद में दुबई बनारस में आया और आर्यन सिंह का उनसे मिली। जब उनसे मिला तो दुबई हमको कमरा बगल में दे दिए और क्या हमारे यहाँ रहिए। तो 5-6 महीना मैं वहाँ रुका, खाना पीना खाता रहा। और बाद में उसको दूसरा मकान मिल गया। दुबई कहा अभी खाना खाते रहिए, बार बार आने में संकुच होता तो मैं लग रहा जो है। तो डॉक्टर आर्यन सिंह से भी बड़ा प्रभावित रहा। और CB दुबे जी बहुत सज्जन थे, सज्जनता को अवतार थे। उनके यहाँ बहुत से लड़के जाते थे, उनसे लाभ लेते थे, उनकी सज्जनता का, तो उनसे बड़ा प्रभावित रहा। डॉक्टर प्रोफेसर DG थत्ते साहब
जो कि हमको बहुत मानते थे और हमेशा हमारे यहाँ आते थे, यहाँ भी आते थे रिटायरमेंट के बाद भी, उनसे बड़ा हमारा स्नेह रहा है। तो डॉक्टर रामानुज मिश्रा सर्जन थे, उस जमाने के कैटरेक्ट का ऑपरेशन, ग्लूकोमा का ऑपरेशन, और बड़े अच्छे चिकित्सक थे। तो इन सब लोगों से मैं बड़ा प्रभावित रहा और इन लोगों के साथ हम वहाँ पर उनका शिष्य भी रहा और वहाँ शिक्षा भी ग्रहण किया। और गुरुजी एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आपके तो सैकड़ों शिष्य हैं, तो उसमें से कुछ शिष्यों के बारे में जिनके नाम आपको इस समय याद आ रहे हों, तो उनका भी नाम उल्लेख करें तो अच्छा रहेगा। शिष्यों में उससे बहुत शिष्य थे। एक लड़का वहाँ डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, जो कि संजोग से रहने वाला मिर्जापुर का ही था, हमारा प्रिय शिष्य रहा है। पढ़ने में बड़ा तेज था और वो बड़ा प्रिय शिष्य रहा है। एक डॉक्टर अवंती कुमार सिंह थे, जिनका मैंने नाम बताया जो है। उसके आने के बाद एक काशीनाथ मिश्रा थे, वो भी हमारे उसी बैच के थे, बड़े अच्छे प्रिय शिष्यों में रहे हैं। बाद के शिष्यों में डॉक्टर ब्रजमोहन सिंह, संगीता, और अब सामने मैं क्या कहूँ, हरिहर अवस्थी जी भी, आप भी हमारे प्रिय शिष्यों में रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे प्रिय रहे हैं। जब मैं सर्विस ग्रहण कर लिया तो सर्विस में कहीं कहीं बड़ी कठिनाइयाँ थी, कैसे जूनियर को अपने अंडर लोगों को ट्रीट किया जाए। तो हमको वाराणसी में सबसे अधिक परेशानी को, मैं यहाँ प्रिंसिपल हो गया था, वहाँ कार्यक्रम, फिर लखनऊ वहाँ गया, हड़िया में गया। हड़िया मेरे साथ खैर चंद्रशेखर पांडे थे, वो मुजफ्फरनगर में थी। इनका बड़ा हमको सहयोग रहता था और वो हमारे हर मौके से सहयोग करते थे। एक डॉक्टर विजय पांडे थे, वो भी साथ में रहते थे। यशवी मिश्रा थे, जो कि बाद में उत्तराखंड के वाइस चांसलर हो गए थे, ये भी संस्कृत यूनिवर्सिटी हमारे साथ रहे। तो ऐसे लोगों से हमारा साथ पड़ा जो है, और ये सब कहा गया जी। तो अब मैं गुरु माता से पूछना चाहूँगा कि गुरु जी के संदर्भ में आप कुछ यादगार या कुछ ऐसी बात बताएं जो हम लोग के लिए लाभप्रद हो। भाई ऐसा है कि ये बड़े परिश्रमी व्यक्ति हैं। अभी भी ये सुबह भोर में 4 बजे उठ के कुछ लिखने पढ़ने का काम हमेशा करते रहते हैं और बड़े स्वच्छ हृदय के हैं। हमारे साथ भी इनका बड़ा, बच्चों के साथ, परिवार के साथ बड़ा इनका मधुर संबंध रहा है जी। तो हाँ, गुरु जी हमेशा आपका स्मरण करते हैं कि आपकी प्रेरणा से उन्होंने इतनी की पुस्तकें लिखी हैं। जब ये हमेशा लिखते थे तो हमारे बच्चे उस समय बहुत छोटे छोटे थे सब, लेकिन फिर भी हम इनको बच्चों के एक कमरे में रख के और इनको हम बहुत समय देते थे, इनको कोऑपरेट करते थे। घर की, परिवार की, या हमारे परिवार में कोई चीज़ बात भी हो तो हम इनको उससे सबसे दूर रखते थे जी। तो अब गुरु जी हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी पुस्तकें हैं, तो एक बार अगर आप दिखा दें तो तो अच्छा रहेगा। तो ये सबसे पहली पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से 1980 में, जिसका इस समय 4th एडिशन चल रहा है। तो और जो हम लोग को अध्ययन करने को मिली, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमने पढ़ी। इसके बाद आपकी दूसरी पुस्तक गुरुजी आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 1981 में प्रकाशित हुआ, जिसका दूसरा संस्करण 1990 में हुआ। यह भी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रकाशित, और इसका तीसरा संस्करण अंडर प्रिंट चल रहा है, जो शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा। इसके उपरांत तीसरी जो पुस्तक है अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान, जिसकी विशद व्याख्या आपने हिंदी में की है। इसका फर्स्ट एडिशन 1984 में हुआ और सेकंड एडिशन 1992 में, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान नई दिल्ली से। चौथी और पांचवी पुस्तक चरक संहिता प्रथम भाग और द्वितीय भाग, जिसमें सह लेखक विद्याधर शुक्ल जी हैं, और ये भी आपके चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान नई दिल्ली से प्रकाशित हुई 1998 में, और दोनों ही बहुत ही लोकप्रिय पुस्तकें हैं। तो आपकी इसके उपरांत पुस्तक प्रकाशित हुई अष्टांग हृदय, जो 2009 में प्रकाशित हुई और अमेजन पे 5 स्टार रेटिंग के साथ चल रही है, और बहुत से छात्र इससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसके उपरांत रिटायरमेंट के उपरांत आपने 2 पुस्तकें निकाली हैं, जो बहुत ही उसमें गहन अध्ययन और अनेक शास्त्रों से, अनेक पुस्तकों से आपने संग्रह किया है। माधव निदान
मधुकोष्ठिका जो 2019 में प्रकाशित हुई, और 2 भाग हैं, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान नई दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। और ये बहुत ही उत्तम पुस्तकें हैं और इनके माध्यम से वैद्य बन रहे हैं लोग, और ये हम लोग का परम सौभाग्य है। और इन सब के पीछे कहा जाता है कि कोई ना कोई स्त्री ही होती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को पूजा जाता है, वो हमारी गुरु माता हैं, जैसा कि गुरु जी ने कहा भी। तो गुरु जी बताएंगे अब गुरु माता के बारे में। मानस लिखने में रत्नावली का सहयोग था, और कालिदास के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसकी उनकी पत्नी जो विद्युतमा थी उसका सहयोग था। उसी की प्रेरणा से पुस्तक लिखी गई, उसी हमारे पुस्तक को लिखने में इन्होंने बड़ा सहयोग किया है, इसके लिए भी धन्यवाद की पात्र। इसके अतिरिक्त गुरु जी कौन सी पुस्तकें हैं जो अभी हम लोग दिखा नहीं सके हैं? करीब एक पुस्तक, हाँ, उत्तर प्रदेश संस्थान से आयुर्वेद का इतिहास 17वां खंड प्रकाशित हुआ है, जिसमें अधिकांश विद्वानों का कंट्रीब्यूशन योगदान है, सब और लेख लिखा है। उसमें हिंदू विश्वविद्यालय से हरिहृदय अवस्थी, चंद्रशेखर पांडे, ब्रजमोहन सिंह, संगीता गहलोत, शिवजी गुप्ता, बीके द्विवेदी जैसे विद्वानों का उसमें सहयोग है। इसके अतिरिक्त ब्रह्माजीलाल गौड़ जो कि वाइस चांसलर जोधपुर विश्वविद्यालय कर रहे हैं, वो जो है डॉक्टर ठाकर, विजय ठाकर जो कि जामनगर में वाइस चांसलर रहे हैं, ऐसे विद्वानों को उसमें लेख प्रकाशित हुए हैं। और अंत में गुरुजी आपसे एक प्रश्न है कि नवागंतुक जो विद्यार्थी हैं, जो नए नए विद्यार्थी आ रहे हैं और जो नए शिक्षक आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या उपदेश देना चाहेंगे कि वो किस मार्ग पर चलें जिससे आयुर्वेद का विकास हो सके और आयुर्वेद आगे बढ़े? इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आयुर्वेद को जो खतरा है आयुर्वेद के लोगों से ही है। आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरा बार बार ही रहता है कि आप थोड़ा आयुर्वेद पढ़िए, संस्कृत ज्ञान करिए। अगर आप संस्कृत ज्ञान करेंगे, आयुर्वेद को पढ़ेंगे, तब आपको आयुर्वेद में रुचि बढ़ेगी, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करिए। अगर मान लीजिए कोई आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा रोग नहीं शांत हो रहा, तब आप आधुनिक दवाओं का प्रयोग करिए। आयुर्वेद निष्ठ हो, संस्कृत का ज्ञान करें और आयुर्वेद को निष्ठा के साथ उसका अध्ययन करें। इसी प्रकार जो हमारे शिक्षक हैं, अभी मौलिक सिद्धांत विभाग के डॉक्टर राम मनोहर जी हैं, संस्कृत विद्यालय में आए थे, कोई बातें हमसे पूछ रहे थे। कभी कभी हिंदू विश्वविद्यालय से भी लोग आते रहते हैं पूछने की, राय देता रहते, मैं ही कहता हुआ कि विषय ज्ञान करिए, संहिताओं का पारायण करिए, और अगर निष्ठा के साथ विषय का अध्ययन करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जी। और एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत से विद्यार्थियों को संस्कृत के ज्ञान की कमी है, तो वो ऐसा क्या विधि अपनाएं जिससे कि ये ज्ञान प्राप्त हो सके आसानी से? संस्कृत हम लोग हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट थे, तो 5 हम लोग साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और साथ में एक आर्ट्स या संस्कृत, एक हमारा एक्स्ट्रा विषय संस्कृत था। इंटरमीडिएट में साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन बाद में क्या किया कि जब मैं लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई, तो मैंने इंटरमीडिएट संस्कृत परीक्षा एक अलग विषय में दी, और बाद में वहाँ लोगों ने शास्त्री किया था, तो मैं सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्री पढ़ करके प्राइवेट रूप से दिया, संस्कृत ज्ञान हुआ। और उसी के बल पर हमने पुस्तकों का जो संस्कृत चक्रपाणी टीका है, इसकी जो है वाघभट्ट की जो अष्टांग संग्रह है, वो हिंदू की टीका है सस्यलेखा, इस वजह से अष्टांग हृदय है, उस पर अरुणदत्त की, हेमाद्री की चंदन टीका है, उन सबको संस्कृत ज्ञान में पढ़ कर मैंने उसकी व्याख्या की। तो हम आप लोगों को भी एडवाइज है कि ऐसा करिए कि संस्कृत थोड़ा पढ़िए, और संस्कृत पढ़ेंगे और उसको बहुत कठिन भाषा नहीं है, बार बार पढ़ेंगे तो समझ करके उसको आप अच्छी ढंग से लिख सकते हैं। दामोदर शर्मा गौड़ जी कहते थे कि यहाँ प्रोफेसर रहे हैं BHU में, उन्होंने संस्कृत में सारी पुस्तक लिखी है, वो भी कहते हैं। संस्कृत बहुत नहीं पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ कर धीरे धीरे पढ़ कर हम समझे, और समझने के बाद उसका संस्कृत में रचना कर लेते थे। तो बार बार पढ़िए, पढ़ने समझने से ज्ञान होगा, और अभ्यास से ही संस्कृत ज्ञान होगा। तो गुरुजी, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप निष्काम कर्म भावना से हमारे अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल से जुड़े हैं, और उसके माध्यम से जो नवागंतुक छात्र हैं और अध्यापक हैं, उनके लिए कुछ विशेष विषयों पर अपनी व्याख्यान देंगे, और जिससे कि वो सभी लाभान्वित होंगे, क्योंकि आप इस समय देव ऋषि तुल्य हैं और आपका जो अनुभव है,
तो हम लोग की के बच्चों की जितनी उम्र है उससे तिगुना तो आपका अनुभव है, तो वो अनुभव से वो सभी लाभान्वित होंगे और पूरा विश्व लाभान्वित होगा, इस कामना के साथ हम हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि कुछ विषयों पर आप नहीं, मेरी इच्छा है कब आगे जी। अब आप आएंगे तो एक बार आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत तो व्याख्या करेंगे, उनके विषय में बतलाएंगे। फिर हम सोच रहे हैं जो संहिताएँ हैं, लड़के फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, तो अष्टांग हृदय पर एक एक चैप्टर वाइज वो सूत्रस्थान 30 अध्याय हैं, 30 अध्यायों पर एक एक अध्याय की व्याख्या हम आपको जैसे समय मिलेगा और हम भी समय खाली रहेंगे तो उसका व्याख्या करेंगे, बताएंगे। फिर आगे जैसे चर संहिता वगैरह है उसके बाद उनको लिया जाएगा। तो पहले आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत और इसके बाद पश्चात जो है ये अष्टांग हृदय पर व्याख्या करने की हमारी इच्छा है। फिर आप तत्काल जी, तो उससे पूरा विश्व आप जैसे देव ऋषि तुल्य और विषय के मर्मज्ञों से वो शिक्षा सीधे सीधे यूट्यूब चैनल से प्राप्त करेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। तो धन्यवाद तो हम क्या देंगे, हम तो आपसे आशीष ही लेंगे, लेकिन एक परंपरा है तो हम आपको दर्शकों की ओर से और सभी की तरफ से प्रचार प्रसार में इस ढंग से आपका योगदान और आयुर्वेद को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में उसको प्रदर्शित करना ये बहुत बड़ा आपका कार्य है। और इसके लिए हम क्या, हमारा आशीर्वाद तो ही है जो आयुर्वेद ऋषि हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जो भी महर्षि आयुर्वेद में हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और इससे निश्चित है कि आपका आयुर्वेद के प्रति वृद्धि तो होगी और भगवान घर का आगे चल करके किसी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कुलपति बने, वाइस चांसलर बने और ऐसे प्रमोशन करते रहें जो। जी, तो मैं ये बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो हमारे ऋषि रहे जिन्होंने पुस्तकें लिखी, तो वर्तमान में वो तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके द्वारा जो लिखा गया है और जो उन्होंने जिस उद्देश्य से लिखा, जो चीज़ वो बताना चाह रहे थे, वो बातें आगे के अंकों में हमारे पूज्य गुरुजी देव ऋषि तुल्य प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी जी के मुँह से आप लोग सुनेंगे और आगे के अंकों को आप ध्यान से सुने। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और ईश्वर आप सभी को सुखी और प्रसन्न रखें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।